जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। एक बार फिर मिल रहे हैं बायोलॉजी लेक्चर्स में एंड होपफुली और विशफुली आप सब जैसा कि चाहते हैं कि बायोलॉजी कब खत्म हो। बहुत हो गया मैम, है ना, समझ नहीं आ रही है। अब समझ तो आ रही होगी, ऑफ कोर्स कोई ऑप्शन नहीं है, समझना तो है। बट द थिंग इज, आज हमारा रिकैप है, सेकंड रिकैप है ये। फर्स्ट रिकैप हमने खत्म कर लिया था और उसके बाद जितने भी लेक्चर्स किए उसमें प्लांट एनाटमी प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी भी है, वो सब आज हम रिकैप में कवर करेंगे आपके रिवीजन के लिए। बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो रिकैप अटेंड करेंगे, उससे पहले किसी को कोई भी डाउट हो तो लेक्चर दोबारा देखेंगे, नोट्स देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। रिकैप इज फॉर रिवीजन, तो जिनके पहले टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं पहले वो टॉपिक्स आप फुल लेंथ लेक्चर्स लगा के कवर करेंगे। तो चलिए रिकैप के साथ शुरू करते हैं। तो पहले क्या है हमारे रिकैप में, चैप्टर प्लांट मॉर्फो हमने लास्ट रिकैप में किया था। अभी हमारा टॉपिक है प्लांट एनाटमी। एनाटमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी। मॉर्फोलॉजी में बाहर से प्लांट कैसे दिखता है, उसकी लीव्स कैसी हैं, फ्लावर कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ की अरेंजमेंट क्या है, फ्रूट कैसा आता है, ये सब मॉर्फोलॉजी में आता है। बट एनाटमी में आता है कि वो अंदर से कैसा है, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तीन टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारे पास प्लांट एनाटमी में, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड द वेस्कुलर। एपिडर्मल में सारा बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो एपिडर्मल में आता है, बाहरी लेयर्स, जिसके अंदर स्टोमेटा भी है। स्टोमेटा इज फॉर गैस एक्सचेंज एंड द ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा भी एपिडर्मिस पे ही होता है प्लांट की। देन द ग्राउंड और वेस्कुलर, वेस्कुलर में क्या आता है? जाइलम एंड द फ्लोएम। एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितना भी टिश्यू प्लांट के अंदर बचता है उस सबको हम ग्राउंड और फंडामेंटल बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू में क्या क्या है? ट्राइकॉम्स एंड द हेयर। ट्राइकॉम्स क्या करते थे? ट्राइकॉम से भी ट्रांसपिरेशन होती है, प्लांट अपना वाटर लॉस करते हैं। एज वेल एज हेयर। हेयर से क्या होता था? हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए था। रूट हेयर, है ना, रूट्स में जो हेयर थे वो क्या कर रहे थे? वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे थे। दूसरा, ये सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं ताकि पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। सेकेंड इज स्टोमेटा रेगुलेट्स ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा भी एपिडर्मिस में, अभी बताया आपको, ट्रांसपिरेशन कर रहा है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्लांट का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको रेगुलेट करवाता है। एंड द थर्ड वन इज सपोर्ट। वेस्कुलर और कंडक्टिंग में क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम्स। इसमें जाइलम बंडल्स या तो रेडियली अरेंज होंगे। रेडियली में मतलब क्या होता है? वो डिफरेंट रेडियाई पे हैं, ठीक है। कॉन्जॉइंट में सेम रेडियस पे अरेंज्ड है अगर वेस्कुलर बंडल्स, तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेम्स और लीव्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और रेडियल कहाँ पे देखने को मिलता है? रूट्स पे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एपिडर्मिस जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेस, पिथ, पेरिसाइकल, ये सब क्या बनाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। बीच में जब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स की बात करेंगे हम तो वो बनाएगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। गॉट इट। अभी इसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, जो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है इसमें सारे में यहाँ पे पेरेनकाइमेटिक सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटिक सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डाइकॉट रूट। एनाटमी के अंदर अभी हम डाइकॉट रूट को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोलता है कि जो कॉर्टेक्स है दैट इज मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा सेल्स। अभी पढ़ा, पेरेनकाइमेटल सेल्स जिसके बीच में थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं, ठीक है। पिथ स्मॉल होती है डाइकॉट रूट के अंदर। डाइकॉट रूट के अंदर पिथ स्मॉल होगी एंड इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब आपको पता नहीं चलेगा एनाटमी स्टडी करने के टाइम पे कि पिथ है या नहीं है। इट स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स। इसका काम क्या होता है? स्टोर करना और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। डायाक टू हेक्साक वेस्कुलर बंडल्स, इसका मतलब क्या है? डायाक टू हेक्साक, 2 से 6 वेस्कुलर बंडल्स होंगे। और क्योंकि आप यहाँ पे डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं तो कैसे अरेंज होंगे वेस्कुलर बंडल्स? रेडियली। कैसे अरेंज होंगे? रेडियली। रेडियली का मतलब डिफरेंट रेडियाई पे लोकेटेड है वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और जो कॉन्जॉइंट होते हैं, अभी पढ़ा हमने कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट ऐसे होंगे, अगर ये जाइलम है तो ये फ्लोएम है, एक ही रेडियाई। कॉन्जॉइंट में आता है एक ही रेडियाई पे। एक चीज ऐड करेंगे यहाँ पे कॉन्जॉइंट में, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट ओपन पढ़ा था हमने। अगर बीच में कैम्बियम है
तो ये कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल्स है। और अगर ये नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम नहीं प्रेजेंट, तो क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, अगर ये कैम्बियम नहीं है तो क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, मोनोकोट रूट, यहाँ पे आपको मोनोकोट रूट का डायग्राम है ये। पिथ इसमें लार्ज और वेल डेवलप्ड होती है, पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। अगर डायकॉट रूट और मोनोकोट रूट का डिफरेंशिएशन आ जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोनों के बीच का डिफरेंस, तो मेन डिफरेंस तो यही है कि उसके अंदर पिथ जो है वो विजिबल भी नहीं है, स्मॉल है, बट मोनोकोट रूट के अंदर लार्ज और वेल डेवलप्ड है। ठीक है, हेक्सार्क टू पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल्स, 6 से बहुत ज्यादा, 6 टू मेनी, हेक्सार्क मतलब 6 टू मेनी वेस्कुलर बंडल्स हैं इसके अंदर। और ये देखिए पिथ वेल डेवलप्ड है, बहुत बड़ा स्पेस लिया हुआ है पिथ ने। ठीक है, डायकॉट स्टेम की बात करते हैं। आउटर हाइपोडर्मिस में कॉलनकाइमा सेल्स होते हैं, इसमें डायकॉट स्टेम में। कॉलनकाइमा पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ को, याद आ रहा है, थोड़ा सा टिश्यूज में पढ़ा था हमने, है ना। डायकॉट स्टेम आउटर हाइपोडर्मिस में कॉलनकाइमा सेल्स हैं। एंडोडर्मिस में क्या है, स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज नोन एज स्टार्च शीथ। एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और उन्होंने एक लेयर बनाई होती है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च शीथ। पेरिसाइकिल के अंदर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। तो डायकॉट स्टेम के अंदर जब उसके ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस दिखी है यहाँ पे, कि हाइपोडर्मिस में कॉलनकाइमा सेल्स हैं और पेरिसाइकिल में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। गॉट इट। पिथ पेरेनकाइमेटा सेल्स की बनी हुई है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, आई एम सो सॉरी, मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम और डायकोट स्टेम में जब आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलनकाइमा सेल्स की है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, डेड सेल्स की बनी हुई है। मोनोकोट स्टेम में क्या है, हाइपोडर्मिस इज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, डेड सेल्स, और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं। मतलब ये कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, पूरी पिथ के बीच में यहाँ पे जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स अवेलेबल होंगे वो स्कैटर्ड है। ठीक है, तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है मोनोकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट, डायकॉट लीफ। डायकॉट लीफ में क्या था, क्लोरोप्लास्ट पोजेसिंग मेसोफिल सेल्स जो होते हैं, ऐसे सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, chloroplast possessing mesophyll cells carry out the photosynthesis is made up of parenchyma। पेरेनकाइमा का फंक्शन पढ़ा है, याद आया था, फूड स्टोरेज भी करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरेनकाइमा करके आपने पढ़ा था, एरेनकाइमा बायोन्सी प्रोवाइड करता है, वो सब रिकॉल कर पा रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि वो वाले सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और वो पेरेनकाइमा के बने हुए हैं। ठीक है, अबैक्सियल एपिडर्मिस bears the more stomata। ये जो लोअर एपिडर्मिस होती है, अबैक्सियल नीचे वाली, अबैक्सियल एपिडर्मिस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे वाली, इसके पास ज्यादा स्टोमेटा है डायकॉट लीफ में। मोनोकोट लीफ की बात करेंगे अगर, अडैक्सियल एज वेल एज अबैक्सियल, दोनों अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस, दोनों पे सेम नंबर का स्टोमेटा प्रेजेंट है, अडैक्सियल एज वेल एज अबैक्सियल एपिडर्मिस पे सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है। गॉट इट। बुलिफॉर्म सेल्स, मॉडिफाइड एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स, ये क्या काम करते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। अच्छा, अभी मोनोकोट लीफ में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स ही हैं ये, मॉडिफाइड एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स ही हैं, ये अपने एक ऐसा स्वेल्ड अप स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। ये क्या करेंगे, पानी स्टोर करते हैं अपने अंदर। ठीक है, अगर पानी का लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाता है प्लांट के अंदर से, तो ये स्टोर करके रखते हैं ऑलरेडी, ताकि जो प्लांट है वो स्ट्रेस में न चला जाए। ठीक है, उसका लीफ शेप मेंटेन रखेंगे, और अगर ज्यादा स्ट्रेस पानी लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे, लीफ कर्ल भी करवा देते हैं ताकि लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी लॉस ज्यादा ना हो। इनका बेसिक फंक्शन यही है कि प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं अब। सेकेंडरी ग्रोथ क्या चीज है, याद आ रहा है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या क्या आता था, लेटरल ग्रोथ, एंड इंटरकैलरी ग्रोथ। जो एपिकल ग्रोथ होती थी प्लांट की वो प्राइमरी ग्रोथ में था, याद है,
और लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो ग्रोथ कराती है उसको हम बोलते थे सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पे दो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉक कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का क्या है कि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में अवेलेबल है। अभी हमने पढ़ा था कॉन्जेंट ओपन एंड कॉन्जेंट क्लोज। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, अगर ये है तो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बनेंगे, ठीक है। सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्लांट की, यानी कि उसकी गर्थ इंक्रीज होगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, ठीक है। इंटरकैलरी ग्रोथ इंक्रीज होगी उसकी। कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, कॉर्क सेल्स की फॉर्मेशन करवाएगा कुछ, ठीक है। कॉर कैम्बियम का काम यही है। कॉर कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, फेलोजन। ये एक टेक्निकल टर्म है कि कॉर कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फेलोजन। और ये नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं इसके अंदर, याद रखेंगे, नैरो लंबे लंबे, थिन वॉल्ड एंड रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। आउटर सेल्स जो कॉर कैम्बियम के बाहर, ये कॉर कैम्बियम है, यहाँ पे जो सेल्स हैं आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क या फिर उसको बोलते हैं फैलम। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे कॉर्क या फिर फैलम के अंदर। ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है। कॉर कैम्बियम को क्या बोला आपने, फेलोजन, और बाहर जो सेल्स की डिफरेंशिएशन हुई उसको बोलते हैं फैलम या फिर कॉर्क। अंदर वाली साइड जो सेल्स बनेंगे इनर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। क्या कहेंगे उनको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। कॉर कैम्बियम को कह दिया फेलोजन, बाहर उसने कुछ सेल्स की डिफरेंशिएशन हुई वो बन गए कॉर्क सेल्स, उसको बोलते हैं फेलम। अंदर की तरफ जो सेल्स की डिफरेंशिएशन हुई उसको बोलते हैं फेलोडर्म। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पेरिडर्म। याद रखेंगे, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पेरिडर्म। फेलोजन, फेलम प्लस फेलोडर्म फॉर्म्स दी पेरिडर्म, ठीक है। नेक्स्ट, ओके फाइन। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, ओके फाइन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ये जो कैम्बियम है बहुत एक्टिव होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है। कैम्बियम एक्टिव होने का मतलब क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है प्लांट के अंदर, और उस टाइम पे जो वुड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड, ठीक है। उस टाइम पे वुड को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव है, सेकेंडरी ग्रोथ कम हो रही है, तो उस टाइम पे जो वुड बनते हैं उसको बोलते हैं ऑटम वुड या फिर लेट वुड। ये फैक्ट है, इसको ऐसे ही याद रखना है। स्प्रिंग वुड लाइटर होती है कलर में और डेंसिटी भी कम होती है एज कंपेयर टू द ऑटम वुड और द लेट वुड। गॉट इट। अब शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था हमने कि बल्क में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पानी का कैसे होता है, यानी कि एसेंट ऑफ सैप, है ना। द मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट is known as transportation. Substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming, supplemented by the active transport. इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे तरीके हैं प्लांट के पास कि वो फूड को या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। एक सबसे कॉमन और बेसिक क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। यहाँ पे इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, बस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए कि एक जगह पे हाई होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन और एक जगह पे लो, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म जो है वो अपनी मूवमेंट करता है, कुछ ऐसी फ्लूइड की कुछ ऐसी मूवमेंट होती है कि जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, बट ये शॉर्ट डिस्टेंसेस पे होती है, ठीक है। सेल के अंदर ही या फिर ज्यादा से ज्यादा बोली जाए सेल टू सेल, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग काम नहीं करती। देन कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होते हैं जहां पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी चाहिए, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एक लिखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एक आपने डिफ्यूजन पढ़ा कि कुछ भी हो जाए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंस आ जाएगा, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन, ठीक है, इसको एक्वापोरिन बोल लीजिए, या फिर ये प्रोटीन जो है ना ये कुछ सब्सटेंसेस के लिए ही परमिएबल, उनकी मूवमेंट को ही परमिट करता है।
हर किसी को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा, इनपुट प्रोटीन्स के थ्रू कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, और इसलिए हम इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब आपको किसी फैसिलिटेशन की जरूरत पड़े, यानी कि आपको एक प्रोटीन की जरूरत है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हमने उसको बोला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है फिर तो हमें एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, हायर से लोअर में जाएगा ही डिफ्यूजन के थ्रू। बट अगर वैसा नहीं हो रहा है, हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, लो से हाई में चल रहे हैं, तो फिर उसको अपहिल ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल देखिए, अभी उसने यहाँ पे बताया हुआ सिंपल डिफ्यूजन में कैसा है, फैसिलिटेटेड में और एक्टिव में कैसा है। सिंपल डिफ्यूजन में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए? नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड में चाहिए स्पेशल प्रोटीन्स, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स, सॉरी स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए, और साथ साथ एटीपी भी चाहिए होता है, एनर्जी भी लगेगी, ठीक है। हाईली सिलेक्टिव होता है सिंपल डिफ्यूजन, नहीं किसी भी सब्सटेंस को पास होने देगा, बस उसको क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई से लो में जाना है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ऑफ कोर्स सिलेक्टिव है, मैंने अभी बोला वो प्रोटीन जो है वो कुछ ही सब्सटेंसेस को परमिट करेगा, अलाउ करेगा कि आप पास हो जाइए यहाँ से, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हाईली सिलेक्टिव होता है। देन ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक टाइम के बाद ट्रांसपोर्टेशन रुक गई, मतलब कैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा ना, जब तक कि हायर से लो में जा रहा है तब तक चलता ही रहेगा, वो कोई इशू नहीं है। बट इसमें है, अगर सारे प्रोटीन्स ऑक्यूपाई हो गए, जो भी ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स थे, प्रोटीन्स को आप कहेंगे ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स, अगर वो ऑक्यूपाई हो गए तो उससे ज्यादा थोड़ी ना ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, उससे ज्यादा थोड़ी ना सब्सटेंस की मूवमेंट होगी। अगर एक बार कुछ, मान लीजिए सारे गेट्स हैं, सारे गेट्स में भीड़ आ गई है अब, ठीक है, सब ऑक्यूपाइड है, तो अब कहाँ से पास होगा कुछ और सब्सटेंस, नहीं होगा ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, उसमें भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है। अपहिल ट्रांसपोर्टेशन सिंपल में नहीं है, अपहिल का मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई में, ऐसा सिंपल में नहीं होता, फैसिलिटेटेड में भी नहीं होता, बट एक्टिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एटीपी यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। रिक्वायर्स एटीपी, सिंपल में नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड में भी नहीं चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, ठीक है, गॉट इट। दूसरा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने वो प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था, प्लाज्मोलाइसिस सेल में क्या होता था, हमने सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रख दिया। अब जब हाइपरटोनिक मीडियम में रखा तो बाहर क्या थी कॉन्सेंट्रेशन, सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, यानी कि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर नहीं है, अंदर ऐसी कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, जो पानी है सेल के अंदर जितना भी, वो सारा बाहर चला जाएगा, हाइपरटोनिक मीडियम में चला जाएगा। क्यों? मूवमेंट कैसे होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, बाहर पानी कम है, बाहर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल से दूर हो गई है और ये प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट आ गई है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब आप सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखेंगे, प्लाज्मोलाइसिस आपको तब देखने को मिलेगी, गॉट इट। इसमें क्या होता है, फ्लैसिड में क्या है, फ्लैसिड कंडीशन में जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, इक्विलिब्रियम है बेसिकली, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फ्लैसिड स्टेट में बोलते हैं इसको सेल को। और टर्जिड में क्या होता है, टर्जिड में अगर सेल को आपने हाइपोटोनिक मीडियम में रख दिया, हाइपोटोनिक मीडियम मतलब क्या होगा कि पानी बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पानी की, अंदर कम, तो पानी बाहर से अंदर आएगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ऐसी स्टेट को बोलते हैं सेल की को कि वो टर्जिड है, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी यूज करेंगे, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको यूज करके क्या बनाएंगे, खाना, सिंथेसाइज करते हैं अपना ऑर्गेनिक फूड, गॉट इट। प्लांट के पास एबिलिटी है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जो एबिलिटी है इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफिक है कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, गॉट इट। कॉर्नेलियस ने एक्सपेरिमेंट किया था 1897 एंड 1985 में, उससे पहले ये पढ़ते हैं हम लोग। प्रिस्टली ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक जार लिया, जार के अंदर एक बर्निंग कैंडल और एक माउस को छोड़ दिया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद कैंडल भी बुझ गई और माउस की भी डेथ हो गई। उसने सेकंड टाइम क्या किया, एक जार लिया, कैंडल भी जलाई, माउस भी छोड़ा और एक मिंट प्लांट रख दिया यहाँ पे। जब थोड़े टाइम के बाद उसने देखा कि रैट को भी कुछ नहीं हुआ है, वो भी जिंदा है और कैंडल भी चल रही है,
तो उसने ये पता किया कि कुछ ऐसा था इनिशियली कि यहाँ पे कुछ ऐसा था कि जो खत्म हो गया और जिसकी जरूरत थी इन दोनों को, और वो क्या हुआ कि दोनों कैंडल भी बुझ गई और रैट की भी डेथ हो गई। कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड एंड माउस डाइज आफ्टर सम टाइम। जब उसने नेक्स्ट टाइम जार लिया तो उसके अंदर उसने एक मिंट प्लांट रख दिया। इस टाइम देखा कि कैंडल भी जल रही है, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, बुझी नहीं है, और दूसरा रैट भी जिंदा है। तो उसने तो कुछ ऐसा तो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ तो है यहाँ पे जिसके कारण ये जिंदा है, अब मिंट प्लांट रखने के कारण। और वो क्या था कि जब कैंडल यहाँ पे जल रही थी और रैट था यहाँ पे, तो कैंडल ने भी अपनी बर्निंग के लिए ऑक्सीजन यूज की और रैट ने भी ऑक्सीजन यूज की थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहने के लिए। जब इस जार के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो दोनों रैट तो मर गया, डेथ होगी उसकी, और कैंडल जो है एक्सटिंग्विश होगी, बुझ गई। पर जब मिंट प्लांट रखा ना, उसने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की। यहाँ पे उसने O2 प्रोड्यूस किया। तो कैंडल जो O2 यूज कर रही थी वो, और जो रैट O2 यूज कर रहा था ब्रीथ इन के टाइम पे, है ना, वो सब कुछ दोबारा से रीस्टोर होता गया। O2 दोबारा से यहाँ पे रीस्टोर होती गई, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही थी, प्लांट वो यूज कर रहा था अपना फूड प्रोडक्शन के लिए और O2 को रिलीज कर रहा था। तो ये दोनों सही से रहे, कैंडल भी जलती रही और रैट भी जिंदा रहा। ठीक है। कॉर्नलिस वैन नील ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के साथ। एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोजन डोनर रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड टू अ कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है फूड प्रोडक्शन में, उसका रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन आता है उसका हाइड्रोजन डोनर कौन है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पता लगती है कि ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो आती है पानी से। इनिशियली सबको लगता था कि जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स वो आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से O2 मिलता है हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन होता है और O2 मिल जाता है। नहीं, इसमें क्या होता है कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा, लाइसिस ऑफ द वाटर या फिर फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर, लाइट की प्रेजेंस में पानी का ब्रेकडाउन होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवा देता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में या फिर कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट में, और जो ऑक्सीजन मिली वो रिलीज हो जाती है O2 के फॉर्म में। और यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया था कि वो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही है, किससे आ रही है, पानी से आती है, पानी के ब्रेकडाउन से आती है, वाटर के ब्रेकडाउन से आती है। गॉट इट। तो उन्होंने ये क्या किया, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो पता लगा कि हाइड्रोजन डोनर जो है वो कौन है, वाटर या फिर H2S। इनके अंदर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज किया था, और जब ये हाइड्रोजन गई ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन किया इसने, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बना दिया। तो एंड में जब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हुई थी, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ था, सल्फर। ठीक है, सल्फर मिली थी, जैसे हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है वहां पे सल्फर मिली। तो उससे ये पता लगता है कि हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर है, और ऑक्सीजन किससे मिल रही है हमें, वाटर के ब्रेकडाउन से ही मिलती है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। सबसे पहले ध्यान देंगे लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्राना में। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सबको याद होगा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ऐसे एक स्टैक होता था, हमने बोला था कि जैसे कॉइन्स हैं, कॉइन्स का स्टैक बना हुआ है, थाइलेकॉइड्स का स्टैक बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेना। बहुत सारे ऐसे स्टैक पड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, एक को बोलते हैं ग्रैनम। उसमें लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है सनलाइट पे, सनलाइट इसको चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए। और यहाँ पे ATP और NADPH2 बनते हैं। ATP और NADPH2 दोनों ही एनर्जी करेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है जब लाइट रिएक्शन होगा ग्राना के अंदर। ठीक है, फोटोलाइसिस होगा पानी का, यहाँ पे फोटोलाइसिस होगा वाटर का, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे और हाइड्रोजन बाद में जाके यूज होगा किसमें, रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, photolysis of water and oxygen is liberated. It occurs in the grana of the chloroplast. डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। जहां पे किसी चीज की सिंथेसिस हो उसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, डायरेक्टली नहीं डिपेंड करता सनलाइट पे, बट जब सनलाइट वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बने, जैसे कि ATP और NADPH बना, ये एनर्जी बनी, ये यहाँ पे चाहिए प्लांट को,
बट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एटीपी और एनएडीपीएच को कंज्यूम किया जाएगा, यानी कि एनर्जी यूज होगी। देन द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे वाटर का फोटोलाइसिस हुआ था, पानी का ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवाया और कार्बोहाइड्रेट बन गया। इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना के अलावा जितना जो रीजन बचता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पे फ्री एनर्जी जो है दैट इज रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। खाना बनाया प्लांट ने, फूड बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया एक। अब इस कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन होगी तभी एटीपी मिलेगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तभी एटीपी मिलेगी। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द एटीपी। दो टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो अगर तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, O2 की प्रेजेंस में। इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स हैं बहुत सारे, वहां पे एक पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का साइकिल परफॉर्म होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है तब होगी। टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में होगी। कॉमन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। मसल्स के अंदर, हमारे बॉडी में मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है जब ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में ना हो, ठीक है। इनसफिशिएंट अमाउंट में जब ऑक्सीजन होगी तब उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। इसलिए हमें थकावट फील होती है, हमें लेथार्जिक फील होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है मसल्स में, ठीक है। ईस्ट के अंदर जहाँ पे बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी गई, इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी जहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी। गॉट इट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे पहले ये आप रिएक्शन देख लीजिए रेस्पिरेशन का। ये कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी बना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ना तो लैक्टिक एसिड बना है ना ही अल्कोहल बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बना। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन। गॉट इट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप की रिप्रोडक्शन थी प्लांट्स के अंदर भी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में आपने बडिंग पढ़ा था ना, फिजन पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन वगैरह बहुत कुछ करा आपने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ग्राफ्टिंग तक भी किया था कि कैसे एक प्लांट की स्टेम ले ली, एक की रूट ले ली और एक हमने डिजायर्ड प्लांट बना दिया उससे, ठीक है। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन वगैरह ये सब हमने एसेक्सुअल पढ़ा। सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे गेमीट्स का फ्यूजन होगा, फीमेल एंड मेल गेमीट का फ्यूजन होगा, तो हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है प्लांट्स के अंदर। गॉट इट? पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अभी क्या है, अगर अब मेल गेमीट को आना है, मेल गेमीट को आने के लिए उसकी ट्रांसफर होगी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या फिर एक फूल से दूसरे फूल में। जो इसको ट्रांसफर का बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। उसके बाद जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट की जब फ्यूजन होगी तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर तीन चीजें आती हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा से रिकैप चल रहा है, ये पढ़ तो सबने लिया ना लेक्चर में। देखिए ये क्या है? एंथर एंड द फिलामेंट, दिस फॉर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन, और ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कार्पेल बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते थे? पिस्टिल भी बोलते हैं ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बहुत सारी पिस्टल्स एक साथ अरेंज होंगी उसको बोलते हैं गायनोशियम। ये स्टेमन्स बहुत सारे एक साथ होंगे उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। ये है सेपल, दिस इज पेटल, कलरफुल पार्ट जो होता है प्लांट का, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं पेटल्स। और ये है रिसेप्टिकल जहाँ पे फ्लावर अटैच्ड है। गॉट इट? सेपल्स के वॉल को बोलते हैं कैलिक्स और पेटल्स के वॉल को क्या बोलते हैं? करोला, ठीक है। उसके बाद करते हैं सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है? मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन, उसको बोलते हैं सिनगैमी। और आपने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एंड देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन बनता है।
क्या बनता है, हमने पढ़ा था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, सिनगैमी में फ्यूजन हुई मेल और फीमेल गैमीट की। पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन ने 2 न्यूक्लियाई बनाए, ठीक है। एक न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पे एग सेल, ओके मैं कलर चेंज कर लूं, वो एग सेल के साथ आके फ्यूज हो जाता है यहाँ पे। ये जाके बाद में बनाएगा, जब यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगी ये जाके बनाता है आगे जायगोट। क्या बनाता है, जायगोट। बट पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियाई यहाँ पे सेंट्रल सेल में, पोलर न्यूक्लियाई, ये जो 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं इनके साथ फ्यूज हो जाता है और फिर क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसके जो प्लॉइडी लेवल है क्या होता है 3n, और ये ही आगे जाके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। जो सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है यही क्या बनाता है जाके आगे, एंडोस्पर्म। इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो एग के साथ हुई, यहाँ पे जो एग है एक तो उसके साथ होगी, और एक 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। I'm सॉरी। अब शुरू कर रहे हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑटोट्रॉफ्स ने खाना बनाया हमने एज कंज्यूमर्स खाना खाया, अब हम उस खाने की डाइजेशन करेंगे, हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी उस खाने को, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला आता है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स विद इट। सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड द पैंक्रियाज वो ग्लैंड्स हैं जिनकी सिक्रेशंस या फिर एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करती है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आएगा, ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। एनस से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। माउथ के अंदर जो आपकी ओरल कैविटी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, हमने पढ़ा था, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हमने ये भी बोला था कि परमानेंट टीथ जो होते हैं एक एडल्ट के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या है, अपर हाफ जॉ एंड लोअर हाफ जॉ में 2 + 1 + 2 + 3। ठीक है एडल्ट के अंदर। और एक बच्चे के अंदर जो मिल्क टीथ होंगे उसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे प्री मोलर्स नहीं होते थे बच्चे के अंदर, मिल्क टीथ में प्री मोलर्स नहीं थे और एडल्ट के अंदर प्री मोलर्स थे। गॉट इट। फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड एज वेल एज एयर के लिए। उसके बाद ईसोफेगस इज द गट, जहां पे खाना जाता है, फूड पाइप भी बोल लीजिए इसको। फिर स्टमक के पास जाएगा सीधा, पेरिस्टॉल्सिस होगी, ईसोफेगस में पेरिस्टॉल्सिस होगी, ये फूड को सीधा लेके जाएगा स्टमक में। स्टमक के अंदर एसिड होता है खाना एसिड के साथ मिल जाएगा, HCl के साथ मिल जाएगा, काइम बोलेंगे उसको। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। उसके बाद जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा जिसके पास 3 पार्ट है, सीकम, कॉलन एंड द रेक्टम, और फिर एनस में। तो चलो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक की बात करेंगे। स्टमक में 3 टाइप के सेल हैं पहले जो पेप्टिक, चीफ या फिर जाइमोजन सेल्स होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं और अपनी इनएक्टिव फॉर्म में है ये। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ठीक है। एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन और रेनिन। नेक्स्ट सेल्स जो होते हैं ये स्टमक की लाइनिंग के साथ म्यूकस सिक्रीट करते हैं। स्टमक के अंदर एसिड भी है, HCl भी है, तो उससे बचाने के लिए भी ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे नेक्स्ट सेल्स। देन पेराइटल एंड दी ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट्स दी पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन को एक्टिव करके क्या बना दिया, पेप्सिन बना दिया। और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैसल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। पेराइटल सेल्स 2 काम कर रहे हैं, एक तो HCl रिलीज कर रहे हैं, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैसल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होती है। उसके बाद फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट इज कनेक्टेड विद द स्टमक, और यहाँ पे काइम आया, यहाँ पे जो एसिडिक फूड एसिड के साथ मिल गया था HCl के साथ, काइम, वो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा।
और यहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज कैसे होगा? बाय पैंक्रियाटिक सिक्रेशन। पैंक्रियाटिक जूस जो है ना वो एल्कलाइन है, वो इस काइम को जो कि एसिडिक है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। गॉट इट? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पास विलाय है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है पानी की, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो वाटर की है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगी। इट सिक्रेट्स द म्यूकस एंड ड्रग्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीकम कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, एंड दिस इज रेक्टम। यहाँ पे सीकम पे ना एक फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं वर्मीफोर अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमंस में, वेस्टिजियल। ठीक है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम की फॉर्मेशन है, और ये रेक्टम आगे जाके एनस में खुलता है। किसमें खुलता है? एनस में। नेक्स्ट, एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर एंड द पैंक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड्स, यहाँ कान के पास जो हमारे ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी अमाइलेज होता है इनके सिक्रेशन के अंदर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जीभ के नीचे, टंग के नीचे जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है। गॉट इट? इसकी सिक्रेशन आती है 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। वाटर है, सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम एज वेल एज क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एज वेल एज म्यूकस है। गॉट इट? लाइसोजाइम करके एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है इसमें। सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम टैलिन बोलते हैं, ये भी आएगा पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रेशन में। एंटीबॉडीज भी होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए और सलाइवरी अमाइलेज, ये दोबारा आ गया। ठीक है, लिवर की बात करते हैं। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है हमारी बॉडी का? लिवर है। फॉर्म्स द बाइल जूस, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये क्वेश्चन बार बार आता है और ये ट्रिकी पता नहीं क्यों लगता है, ध्यान देना है इसको हमेशा कि बनाएगा कौन? बाइल को लिवर ही बनाता है, पर उसको टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर कौन करके रखता है? गॉल ब्लैडर। स्टोर किसने करना है? गॉल ब्लैडर ने। बनाएगा नहीं गॉल ब्लैडर, याद रखेंगे। ठीक है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। लीवर क्या करेगा? फैट्स को एमल्सिफाई कर देगा, ब्रेक डाउन कर देता, फिर उनका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, लाइपेज आएगा, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन में आता है लाइपेज एंजाइम आएगा, और वो फिर उसको आगे फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। गॉट इट? पैंक्रियाज म्यूकस सिक्रेट करेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जिसमें लाइपेज भी है। पैंक्रियाटिक सिक्रेशन में पैंक्रियाटिक जूस बन जाएगा। देन पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म है। गॉट इट? प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी। पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। थोड़ा सा स्टार्च तो माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएगा आपका, सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा। फिर पैंक्रियाटिक सिक्रेशन में भी एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो अपना काम करेगा। देन पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट के लिए एमल्सिफाई कर दिया फैट को लिवर ने, फिर उसकी फर्दर ब्रेकडाउन कौन करता है? लाइपेज, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। लंग्स है मेन पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक केज के अंदर होते हैं। इस केज को क्या बोलते हैं? रिब केज। ठीक है, लंग्स एक केज के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? रिब केज। गॉट इट? वेंट्रली आगे हमारे ब्रेस्टबोन या फिर स्टर्नम होती है जो सपोर्ट करती है, पीछे डॉर्सली वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रा है। लेटरल साइड में रिब्स है। गॉट इट? लोअर साइड पे डायफ्राम है। डायफ्राम याद आ रहा है? डोम शेप स्ट्रक्चर, ब्रीदिंग मसल भी बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम इंस्पिरेशन के टाइम पे फ्लैटन हो जाएगी, वैसे डोम शेप्ड है, वैसे ऐसे है। जब इंस्पायर कर रहे हैं हम लोग, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी वॉल्यूम बढ़ानी है, थोरेसिक कैविटी की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो, इसलिए वो फ्लैट हो जाती है। ठीक है, हेयर सम अदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। क्या? टाइडल वॉल्यूम। अगर आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं ना, इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं नॉर्मल, तो उस टाइम पे कितनी एयर आप लोग इनहेल कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं? दैट इज 500 ml नॉर्मल ब्रीदिंग में। कुछ फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, तो आपकी कितनी एयर आप इनहेल या फिर एक्सेल कर सकते हैं? दैट इज 500 ml, दैट इज टाइडल वॉल्यूम।
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकते हैं आप, दैट इज 2500 to 3100 ml ऑफ द एयर, गॉट इट। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक बार एक्सहेल कर दिया, फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये है 1200 ml, 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 1200 होती है, कि क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक बार नॉर्मल एक्सपायर किया, फिर फोर्सफुल एक्सपायर कर दिया, तो ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी कुछ एयर आपके लंग्स में बचती है, और वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो हमेशा रहेगी, दैट इज 1100 to 1200 ml। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेजल कैविटी, यहाँ पे नेजल चैम्बर में हेयर और म्यूकस है, याद आ रहा है, क्या काम कर रहे थे ये, एक तो डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करते हैं हमने जो इनहेलेशन की एयर की है ना, दूसरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएंगे, मॉइस्चर ह्यूमिडिकेशन करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर को, है ना, मॉइस्चर उसके अंदर थोड़ा सा, अगर ड्राई एयर है तो उसके अंदर मॉइस्चर का एडिशन करवाएंगे, कंडीशनिंग करते हैं, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेके आएंगे, अगर ज्यादा ठंडी हवा है तो उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ले आएंगे, गॉट इट, गर्म है तो भी उसको सटल टेम्परेचर पे ले आएंगे, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ले आएंगे, ताकि हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। फेरिंग्स, नॉर्मल पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, जहां से साउंड आवाज प्रोड्यूस होती है हमारी, ठीक है, वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स। देन ट्रेकिया, ट्रेकिया इज अ विंड पाइप। ट्रेकिया के आगे जाके ब्रांचिंग होगी लंग के अंदर, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, देन एल्वियोलाई बनेगा फर्दर। एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। एल्वियोलाई ही सबसे एंड में जो है, ये स्ट्रक्चर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसी का काम होता है आगे, इसके पास ब्लड वेसल्स की मैक्सिमम सप्लाई है यहाँ पे ब्लड की, और ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करवाता है, एल्वियोलाई ही करवाता है। ये डायफ्राम है, ब्रीदिंग मसल, गॉट इट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी आपने इनहेल कर लिया, एक्सहेल कर लिया, ठीक है, ब्लड में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, अब उसके अंदर ऑक्सीजन मिलानी है, ऑक्सीजन मिलानी है, वो लंग्स ने कर दिया काम, बट उसका सर्कुलेशन कर रहा है आपकी पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो, उसके लिए हमारे पास है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लंग्स अपना काम करेंगे, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करवाएंगे, बट उसको सर्कुलेट करवाना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसके लिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, 4 डब्बे हैं बेसिकली, है ना, फोर चैम्बर्ड, नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे, लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे कि 4 बॉक्सेस हैं हार्ट के, फोर चैम्बर्ड हार्ट, गॉट इट। अब ध्यान देंगे, ये आपका राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट साइड पे ये ब्लू कलर का जो ब्लड दिख रहा है राइट साइड पे सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड पे, गॉट इट। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, यहाँ पे कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स की ओपनिंग हो गई और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। राइट वेंट्रिकल से कौन उठा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड उठाया और उठा के वो लेगी लंग के पास, लंग्स के पास क्योंकि O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, लंग्स ने क्या काम करना है, उन्होंने ऑक्सीजन मिला दी, CO2 निकाल ली ब्लड में से और ऑक्सीजन उसके अंदर डाल दी है। अब ये सारा क्या हो गया, लेफ्ट पोर्शन में क्या है, ऑक्सीजनेटेड है सारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे सारा लेफ्ट में। ये आपका क्या है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कहाँ पे लेके आएगी, पहले लेके आई है इसमें लेफ्ट एट्रिया में। अब यहाँ पे एक वॉल्व है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब गया तो इसको किसने उठाया, एओर्टा ने उठाया और आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स में, सेल्स में और टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चला गया, गॉट इट। ये जो काम हो रहा है ना, ये जो सर्कुलेशन हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यहाँ पे बोलते हैं इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब ये कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाके ही तो ऑक्सीडाइज होगा ना, ऑक्सीजन तभी मिलेगी, तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशंस है हमारे पास, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, पल्मोनरी प्लस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व में पता लग गया।
और यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, ये जो आपकी आर्टरीज एंड वेन्स है, यहाँ पे जब ओपनिंग्स में यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो जाए, वेंट्रिकल्स में बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इसीलिए। गॉट इट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपकी हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए इस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसकी मशीन को क्या बोलते हैं जिससे हमें मिलता है रिजल्ट? दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो P है, यहाँ पे एट्रिया जो है, एट्रिया की हो रही है सिस्टोलिक सिचुएशन, यहाँ पे मतलब सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल कह लीजिए। क्या मतलब? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एट्रिया। क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एट्रिया की, एट्रियल सिस्टोल। QRS वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, QRS वेव ये रिप्रेजेंट करती है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके बाद यहाँ पे T वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। रिलैक्स हो गया अब, वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन ईच बीट। एक मिनट में ह्यूमन हार्ट ना 70 to 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, 72 टाइम्स बीट करता है। और एक बीट के अंदर जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, और वो 70 ml है। और कार्डिक आउटपुट क्या होता है? ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट। एक मिनट में इतनी टाइम वो बीट कर रहा है, तो एक मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप कर दिया उसने? दैट इज हार्ट रेट, यानी कि 70 to 72 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml, दैट इज 5000 ml, या फिर 5 लीटर ब्लड है कार्डिक आउटपुट आपका। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बने हमारी बॉडी में, उनका एक्सक्रीट करवाना है, उनको बाहर निकलाना है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवाना है। इसमें क्या रोल हो, किसका रोल है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, किडनी है हमारा मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसका फंक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या बनता है? यूरिया। क्या बनता है? यूरिया। इसके रिमूवल करवाने के लिए किडनी का मेन रोल आता है। मेंटेन्स द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रखती है किडनी। यूरिया इज द मोस्ट कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। 2 किडनीज होती हैं आपके पास। किडनीज कैसी है? बीन शेप स्ट्रक्चर्स है। ये रीनल वेन आ रही है, रीनल आर्टरी आ रही है। आगे जाके दोनों किडनीज अटैच होती हैं 2 यूरेटर्स के साथ। यूरेटर्स के थ्रू यूरिन का फ्लो होगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, थोड़े टाइम के लिए ये यूरिन को स्टोर करता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास हो जाता है। इसने बेसिकली क्या काम किया? ब्लड को प्योरीफाई किया है या फिर ब्लड फिल्ट्रेशन की है। किसने? किडनी ने। ठीक है, नेक्स्ट। ओके फाइन। PCT। PCT इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब आप बात करते हैं नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। गॉट इट? उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर मैक्सिमम ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। इन्होंने एक गुच्छा बना लिया ब्लड वेसल्स ने यहाँ पे, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं? मैल्फिगियन कॉर्प्यूसल। इसको रीनल कॉर्प्यूसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्प्यूसल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर क्या होगा? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, ये सब कुछ रीएब्सॉर्ब होता है। यहाँ पे ब्लड आया इसके अंदर, इसके ब्लड जब आया इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर जो सब कुछ था, इसको इसने रीएब्सॉर्ब करवाया, ब्लड के अंदर से निकाल लिया बाहर। गॉट इट? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का क्या काम है? असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का। ये डिसेंडिंग लिम्ब इसका और ये असेंडिंग लिम्ब।
ये करेगा यू शेप स्ट्रक्चर है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे की तरफ जाने वाला, जो लूप ऑफ हेनले का ये वाली बाजू जो है, इसकी ये वाली आर्म जो है, जो डिसेंडिंग है, दैट इज परमिएबल टू वाटर, वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है ये। और जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इन्होंने अपना काम डिवाइड किया हुआ है कि डिसेंडिंग वाला क्या करेगा, दैट इज वो रीअब्सॉर्ब करेगा पानी को, और असेंडिंग वाला रीअब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स को। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीअब्सॉर्प्शन होगी यहाँ पे कुछ आयंस की, वाटर की एंड बाइकार्बोनेट आयंस की। कैसे याद आ रहा है थोड़ा सा, डीसीटी के ऊपर वेसोप्रेसिन करके एक हार्मोन था, ये एक्ट करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर आपने पानी कम कंज्यूम किया है तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है, क्योंकि पानी आपकी बॉडी में पहले ही कम है, और यूरिन के थ्रू अगर पानी और रिलीज हो गया तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उस टाइम पे हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और वो डीसीटी को बोलते हैं कि आपको और पानी एब्जॉर्ब करना है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन करनी है वाटर की, तो डीसीटी अपना काम और अच्छे से करने लग जाता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। गॉट इट। कलेक्टिंग ट्यूब में क्या होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी की और रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि हर एक स्टेज पे पानी को रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश की गई है, यानी कि जितना भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाया जाए उतना अच्छा, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, पानी को रीअब्सॉर्ब किया गया है हर जगह। ठीक है। हेमोडायलिसिस, नॉर्मली तो हमारी किडनी काम कर रही है, ये ब्लड को प्योरीफाई कर रही है ना, सारे टॉक्सिन्स इसमें से निकाल रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रही है। बट कुछ लोगों के अंदर, जिनके अंदर किडनीज अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही है, उनको हेमोडायलिसिस करवाना पड़ता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है ब्लड को प्योरीफाई करवाने के लिए। एक आर्टिफिशियल मशीन ये काम करेगी। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, डायलाइजिंग सोल्यूशन कह लीजिए। इसकी कॉम्पोजिशन सेम एज ब्लड है एक्सेप्ट यूरिया। इसके पास सब कुछ है, जैसा हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर है वो सब कुछ इसके कॉम्पोजिशन में, बस यूरिया नहीं होगा। गॉट इट। जब यूरिया नहीं होगा तो यूरिया की जो मूवमेंट है वो कैसी होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। अब ब्लड निकाला, ब्लड को पास करवाया सॉल्यूशन में से, ये कुछ ट्यूब्स है, सेलोफिन ट्यूब्स उसको बोलते हैं, सेमी परमिएबल होती है, ये कुछ सब्सटेंस को अपने थ्रू पास होने देंगे, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना सेमी परमिएबल, ये वैसी। ठीक है। इस ट्यूब के थ्रू ब्लड जा रहा है और ये बाहर पड़ी है डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसके अंदर यूरिया बिल्कुल भी नहीं है। अब ऑटोमेटिकली यूरिया डिफ्यूज करेगा। अब ब्लड के अंदर यूरिया का मैक्सिमम कंटेंट है और इसके अंदर बिल्कुल भी यूरिया नहीं है, तो यूरिया कैसे मूवमेंट करेगा अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। ये जो जितना भी ब्लड यहाँ पे सेलोफिन ट्यूब्स में से पास हो रहा है, इसमें से यूरिया निकल के इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा और ऐसे ब्लड प्योरीफाई होकर दोबारा से उस पेशेंट के अंदर उसका प्योरीफाइड ब्लड डाल दिया जाता है। गॉट इट। ये हो गया आपका हेमोडायलिसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स कंट्रोल करता है हमारे हेल्थ और वेलबींग के। हमारी मूवमेंट, हम मूव कर रहे हैं, हमारी सेंसेशन, हमें कोई सेंसेशन है, किसी ने टच किया, कोई स्टिमुलस हमारे को फील होता है अगर कुछ, वो सब किसके कारण है, नर्वस सिस्टम हमें बताता है। थॉट एंड इमोशंस, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, खुश है, खुश नहीं है, रोना चाहते हैं, ये सब सारे इमोशंस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग, ऑक्सीजन आपके अंदर कम हो रही है, आप बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगेंगे, ये सब सिग्नल्स कौन देता है, नर्वस सिस्टम। बॉडी टेम्परेचर आपका रेगुलेट करते हैं, हंगर और थर्स्ट, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है हमारा नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं। कौन सी, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है सारी नर्व्स, ये पूरी बॉडी में जो सर्कुलेटेड है ये सारा और काम करवा रही है, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन, सेल्स और टिश्यूज फंक्शन करते हैं अच्छे से, ब्रेन से सिग्नल आएगा, तो वो सारी नर्व्स जो बनाती हैं दैट फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन्होंने बनाया सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन्होंने बनाया पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गन क्या है, दैट इज न्यूरॉन, फंक्शनल यूनिट है ये नर्वस सिस्टम का। ब्रेन सेल, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल यूनिट, दैट इज न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेक करेंगे, ये है डेंड्राइट्स, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, डेंड्राइट्स, ये स्टिमुलस उठाती हैं, इंपल्स लेंगी ये, फिर इंपल्स को आगे लेके जाती है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है। यहाँ से इंपल्स गई आगे एक्सॉन में, एक्सॉन में गई इंपल्स आगे, दिस इज न्यूक्लियस।
अब एक्सॉन में ध्यान देंगे आप, यहाँ पे श्वान सेल्स है, एक्सॉन में क्या है, श्वान सेल्स, और इन्होंने माइलिन शीथ बनाई हुई है यहाँ पे एक्सॉन के ऊपर ना, माइलिन शीथ, कि माइलिन शीथ जो होती है दैट इज इंसुलेटर, ये यहाँ पे इम्पल्स को कंडक्ट नहीं होने देती, इंसुलेशन का काम करती है। माइलिन शीथ वर्क्स एज द इंसुलेटर, ये कंडक्शन नहीं होने देगी। तो जब ऐसा होगा, जो इम्पल्स आएगी वो इम्पल्स यहाँ पे तो नहीं आ पाएगी बीच में, यहाँ पे जंप करेगी, ऐसे जंप करेगी, और इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। जब जंप करके इम्पल्स जाएगी ना, ये फास्ट मूवमेंट होती है, एंड दैट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन। बीच में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि माइलिन शीथ है वो इंसुलेटर है, तो जहां जहां पे माइलिन शीथ नहीं है इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, यहाँ पे जंप करेगी इम्पल्स और आगे जाएगी, और ये एंड में है एक्सॉन टर्मिनल, इससे जाएगी ब्रेन की तरफ। गॉट इट? नेक्स्ट, ओके, ब्रेन के पास कुछ 3 कवरिंग्स है, क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं उसको, आउटर इज द ड्यूरामेटर, मिडल वन इज द एरेक्नॉइड, इनर वन इज द पायामेटर। याद रखेंगे, बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। गॉट इट? 3 कवरिंग्स है। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करती है? इट कंडक्ट सेंसरी एंड द मोटर इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। हमारे जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन, अनप्लान्ड एक्शन, रिफ्लेक्स में तो आता है ये, रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन, ये सब कौन कंडक्ट करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी और मोटर इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन लेके आएगी। गॉट इट? कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी। ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का एक मेजर पार्ट होता है दैट इज सेरिब्रम। गॉट इट? लार्जेस्ट है सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स भी होते हैं वहां पे जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या काम होता है? मिड ब्रेन में विजुअल रिफ्लेक्सेस देखता है, ये हियरिंग रिफ्लेक्सेस देखता है। और हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास होता है सेरिबेलम, जिसपे अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है, इस पे काम करती है। हमने ये पढ़ा था कि अगर सेरिबेलम है वो आपकी मसल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गॉट इट? आपकी बॉडी पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप अच्छे से चल पा रहे हैं, आपकी मूवमेंट सही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम। और अल्कोहल सेरिबेलम पे इफेक्ट डालती है, जिसके कारण मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। याद आ रहा है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी इज सेरिब्रम एंड देन सेरिबेलम। गॉट इट? नेक्स्ट, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स रिलीज करता है। एंडोक्राइन, हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही है। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करेंगे और ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट पे रिलीज होते हैं। याद रखेंगे, हार्मोन कोई प्रोटीन नहीं है, ना ही कोई एनर्जी देगा आपको, उसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह जरूर काम करता है, मीडिएटर है ये, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच का जो मीडिएटर है, सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज हार्मोन। नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द हार्मोन दैट कंट्रोल मेनी बॉडीली फंक्शंस। हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, और ये नर्वस सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, दोनों एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज द नर्वस सिस्टम। गॉट इट? अच्छा, थोड़ा सा एक बार और रिकैप में थोड़ा ये बता देते हैं कि कुछ ग्लैंड्स की जिनके पास डक्ट नहीं होती है, उनकी सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। डक्टलेस ग्लैंड्स की सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? हार्मोन। डायरेक्ट ये ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन करते हैं। अगर कोई डक्ट है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। अगर किसी ग्लैंड के पास डक्ट है और वो डक्ट के थ्रू उसकी सिक्रेशन आ रही है, चाहे एंजाइम हो, कुछ भी बनाता हो वो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट अगर डक्टलेस ग्लैंड है, उसकी कोई डक्ट नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। गॉट इट? हाइपोथैलेमस सबसे पहले पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस मेजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग एज वेल एज द इनहिबिटिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा बेसिकली। हाइपोथैलेमस ने कुछ नहीं करना, एज सच उसका डायरेक्ट रोल नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली बहुत मेजर काम कर रहा है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्शन देते हैं कि अभी आपको एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन रिलीज करना है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन रिलीज कीजिए और इस फंक्शन को रोक दीजिए। तो ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर। दूसरे में देख लीजिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये अच्छा इसमें नहीं है,
ओके ये रहा, सॉरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आई मिस दिस, आई एम सो सॉरी। एडिनो हाइपोफाइसिस को इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस को, न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। दो पार्ट हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के। एडिनो हाइपोफाइसिस तो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना, और ये LH और FSH, ये हार्मोन्स रिलीज करता है एडिनो हाइपोफाइसिस। पर जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, हमेशा याद रखेंगे, ये खुद के हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ये जो दो ऑक्सीटॉक्सिन एंड वेसोप्रेसिन है, इनको स्टोर करता है सिर्फ। इसकी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस के दो हार्मोन है, इनको बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। सिर्फ इसको स्टोर करना है और एक टाइम पे रिलीज करना है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस ने सिर्फ इसको स्टोर करना है। ऑक्सीटॉक्सिन बर्थ हार्मोन है, व्हेन अ मदर डिलीवर्स अ चाइल्ड, उस टाइम पे यूट्रस के मसल्स को रिफ्लेक्स में लेके आने के लिए, थोड़ी एक्सपेंशन हो जाए, मसल्स और ज्यादा एक्सपैंड करें बर्थ के टाइम पे, ये हेल्प करता है, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, दैट इज बर्थ हार्मोन। और वेसोप्रेसिन का भी रोल आपने पढ़ा ही, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, DCT पे काम करता है, ठीक है। और ये एडिनो हाइपोफाइसिस ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए मदर के अंदर। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH एंड FSH मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स T3 एंड T4। ये BMR कंट्रोल करते हैं, यानी आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है, कितनी नहीं हो रही है कैलोरीज, एनर्जी को बैलेंस करवाएंगे। रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है, नहीं हो रही, ये सब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। ओके फाइन। अभी थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए, उसके लिए हमें एक सब्सटेंस चाहिए होता है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो यानी कि थायराइड ग्लैंड अपने थायरॉक्सिन हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और उससे एक डिजीज होता है बच्चों के अंदर, दैट इज गॉइटर। आयोडीन की डिफिशियंसी से थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाएगी, गॉट इट। क्रेटिनिज्म जो है प्रेग्नेंट वीमेन में देखा गया है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की डिफिशियंसी से, आयोडीन की डिफिशियंसी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है दोनों में, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे। ग्रेव डिसीज में हाइपरथायरॉयडिज्म है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, थायराइड हार्मोन्स की ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। इसको एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज को, व्हाट इट। पैराथायरॉयड ग्लैंड, 4 ग्लैंड है, 4 स्वेलिंग्स होती है, ये एक तरीके की 4 ग्लैंड है। इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, इनका एक ही काम होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के सिक्रीशन को बोलते हैं पैराथॉर्मोन, और इसका एक ही काम होता है कि ब्लड के अंदर ना इसको कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना है। उस चक्कर में क्या करता है ये कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाए, बहुत बार ये डीमिनरलाइजेशन भी करवा देता है बोन्स की, बोन से रीएब्जॉर्प्शन करवाने लग जाएगा कैल्शियम की, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, क्योंकि इसको ये है सिर्फ कि मेरे को ब्लड के अंदर कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज करना है, गॉट इट। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज दोनों एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ गया है उसका एक्सोक्राइन वाला काम, पेंक्रियाटिक जूस जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में ना एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको बोलते हैं ठीक है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एंडोक्राइन पोर्शन है, इसमें अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, ग्लूकोज कंटेंट इंक्रीज करवाएंगे ब्लड के अंदर, बीटा सेल्स ग्लूकोज कंटेंट कम करवाएंगे, इंसुलिन रिलीज करता है ये ब्लड के अंदर, ठीक है। और डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टैटिन रिलीज करते हैं, ये दोनों अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है सोमेटोस्टैटिन। तो ये पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो ये मिक्स ग्लैंड है, इसको क्या बोलेंगे पेंक्रियाज को? मिक्स ग्लैंड। इसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और एंडोक्राइन पोर्शन भी है। देन दी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर होते हैं, दोनों किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड होता है, सिक्रीट्स दी इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन्स में कौन सा आता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। कौन सा आता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं ये, अरे यार
एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, आपको बहुत डर लग रहा है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट टाइप हो गया कुछ, है ना, अब बहुत घबरा गए एकदम से, तो ये रिलीज होगा आपके बॉडी में एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, गूज बम्स यानी कि पायलोरेक्शन, प्यूपिल्स आपके डायलेट हो जाएंगे, आईज के अंदर जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, आंखें खुली रह जाएंगी, कैसे आंखें फटी की फटी रहेगी, वैसा वाला सिस्टम। और दूसरा स्वेटिंग होने लग जाएगी आपको, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे आप, ब्रीदिंग ऐसे जल्दी इनहेल और एक्सहेल करने लगेंगे। ठीक है, तो ये होता है इमरजेंसी हार्मोन। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन्स भी रिलीज करते हैं ये बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए है। दूसरा एंड्रोजन्स जो है मेल सेक्स हार्मोन है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एंड्रोजन्स का काम है वो लेके आना। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एंड्रोजन्स के थ्रू मेंटेन होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, वो एंड्रोजन्स करवाते हैं। नेक्स्ट, थाइमस। थाइमस एक लोबुलर ग्लैंड है लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। अच्छा, थाइमस के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी थाइमस का साइज जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, याद आ रहा है? तो ओल्ड एज में थाइमस बहुत छोटा हो जाएगा साइज में, और इसका डायरेक्ट रोल किसके साथ था? इम्यून सिस्टम के साथ। सिक्रेट थाइमोसिन्स जो कि टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, याद आ रहा है कुछ? टी लिम्फोसाइट्स क्या करते थे? ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए टी लिम्फोसाइट्स चाहिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, है ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स। तो अब अगर ये इम्यूनिटी के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि थाइमस का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स द मेलाटोनिन, ये हार्मोन आपका 24 आवर डायर्नल साइकिल या फिर स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है। आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, ये एक पैटर्न कौन बनवाता है? आपका एक शेड्यूल दिमाग में सेट हो जाता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। ये सब किसका काम है? मेलाटोनिन का काम है। Ovaries are the pair of female reproductive organs. Reproductive organs, ये फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करेगा। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में यूट्रस की इनर लाइनिंग को मेंटेन करवाता है। ठीक है, टेस्टिस आर द पेयर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रोडक्शन ऑफ द मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज द स्पर्म, मेल गेमीट के प्रोडक्शन करवाएगा, दैट इज स्पर्म, और फीमेल्स में एग्स की प्रोडक्शन करवाती है ओवरीज, फीमेल गेमीट। गॉट इट? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें दो टाइप की होती है, सेक्सुअल एज वेल एज दी एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन वगैरह, रीजनरेशन वगैरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। सेक्सुअल में जहां पे भी दो गेमीट्स का फ्यूजन होगा, मेल एज वेल एज फीमेल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, दो गेमीट्स की उनका फ्यूजन होना ही होना है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टीज आते हैं। टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करवाती हैं स्पर्म। ठीक है, लोकेशन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी यानी कि स्क्रोटल सैक में। हमने बोला था कि बॉडी टेम्परेचर से 1 या फिर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है स्क्रोटल सैक में, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, इसलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। मेल गैमेट इज द स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करता है। अभी बोला कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल के अंदर वो एंड्रोजन ही करवाता है, मेंटेन करवाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आता है एपिडाइडिमस। टेस्टिस ने जब स्पर्म बनाया तो उसके बाद नरिशमेंट के लिए एपिडाइडिमस के पास जाएगा, स्पर्म स्टोर करता है एज वेल एज नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वास्ट डिफरेंस, इनके थ्रू जाएगा स्पर्म, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर जाएगा। अब यूरेथ्रा में जाने से पहले कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल, इसकी सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिल जाती है, ये पेयर्ड है, और जब इसकी सिक्रीशन ग्लैंड की सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिल जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सीमन। स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? सीमन। ठीक है,
एल्कलाइन सिक्रेशन है। फ्रक्टोज क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। फ्रक्टोज क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। गॉट इट? नेक्स्ट, सेमिनल वेसिकल के बाद एक ग्लैंड और है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल है, सेमिनल वेसिकल पेयर में है। सिट्रिक एसिड यहाँ पे होता है और ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, मूवमेंट में हेल्प करता है। गॉट इट? काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है। ये म्यूकस सिक्रीट करेगा, सिर्फ म्यूकस इसका काम है सिक्रीट करना। हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है ये आपका काउपर्स ग्लैंड। सीमन क्या होगा? स्पर्म्स प्लस सेमिनल फ्लूइड, बता दिया अभी आपको। पहले टेस्टिस ने स्पर्म्स को बनाया, फिर एपिडाइडिमस के पास गए, एपिडाइडिमस से वास डिफरेंस के पास, देन यूरेथ्रा, और यहाँ पे यूरेथ्रा में कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी आई हैं। सीमन बना और वो पेनिस के थ्रू आया और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ओपनिंग के थ्रू सीमन की बाहर इजैकुलेशन हुई। गॉट इट? अभी ध्यान देंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन एज वेल एज सीमन के लिए एक ही पैसेज है। यूरिन एंड सेमेन की पास आउट के लिए एक ही पैसेज है, सेम ओपनिंग है। गॉट इट? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट या फिर यूरोजेनिटल ओपनिंग बोल देते हैं उसको। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, ये ओवरीज है, 2 ओवरीज होती है, ये एग प्रोड्यूस करवाएंगी। ये फिम्ब्रे है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्होंने एग को कैच करना है, उसके बाद आगे फेलोपियन ट्यूब में ये जाएगा। इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। यहाँ पे होता है एम्प्यूला एंड द इस्थमस। एम्प्यूला के अंदर ही ये जो स्वेल्ड अप पार्ट होता है ना, एम्प्यूला, एम्प्यूला के अंदर ही एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है। ध्यान देंगे, याद रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। एग प्लस स्पर्म का फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? एम्प्यूला में। गॉट इट? इनफंडिबुल के बाद एम्प्यूलम एंड देन इस्थमस, ये इस्थमस है। तो एम्प्यूला के अंदर एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, उसके बाद जायगोट बनने के बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी, कुछ सेल्स की डिवीजन होती है जायगोट में। जायगोट सिंगल सेल है, उसके बाद थोड़ी सी डिवीजन होगी, वो मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर यूट्रस के अंदर उसकी इम्प्लांटेशन होती है। क्या होती है? इम्प्लांटेशन, जब वो एम्ब्रियो बन जाएगा। यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगी, और फिर जेस्टेशन पीरियड के बाद 9 महीने के बाद, जेस्टेशन पीरियड जब बेबी पूरा डेवलप हो गया, फीटस बन गया, चाइल्ड बन गया, अब उसका डिलीवरी होगी बर्थ कैनाल के थ्रू। सर्विक्स प्लस दी वेजाइनल ओपनिंग फॉर्म्स दी बर्थ कैनाल, और यहाँ से बेबी की डिलीवरी होगी। गॉट इट? तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज ने ही बनाया एग फीमेल गेमीट को, एज वेल एज कुछ हार्मोन्स भी जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी। उसके बाद जब इम्प्लांटेशन होगी बेबी की, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के ही थ्रू बेबी को नरिशमेंट मिलती है, एज वेल एज उसका जो गैस एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, दैट इज ऑल्सो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। और जो उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है, वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जो भी एक्सक्रीशन करनी होती है, वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही होती है। दिस इज प्लेसेंटा। ये इसको एक कवरिंग, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा। यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एमनियन, या सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। गॉट इट? ये प्लेसेंटा वेल मेंटेन स्ट्रक्चर में रहे जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो रहा है, तब तक इस प्लेसेंटा को अच्छी डेवलप्ड सिचुएशन में कौन रखता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। गॉट इट? नेक्स्ट, बर्थ कंट्रोल मेजर्स। बर्थ कंट्रोल मेजर्स में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं। रिवर्सिबल में कॉन्डम्स आते हैं, मेल कॉन्डम्स एज वेल एज फीमेल कॉन्डम्स, दोनों कॉन्डम्स होती हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मतलब यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस को इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसका एक एग्जांपल है कॉपर टी। ये कॉपर रिलीज करती है, एक तो ये स्पर्म्स को ज्यादा टाइम तक वाइटल नहीं रहने देगी, ठीक है, उनको लिविंग फेज में नहीं रहने देती है। दूसरा, ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है टू स्पर्म्स, स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर देती है, वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट बना देती है कॉपर टी। दूसरा, यूट्रस को भी यूट्रस की भी जो मतलब ऐसी सिचुएशन होती है यूट्रस के अंदर की वहां पे इम्प्लांटेशन हो सकता है जायगोट का, वैसा वाला स्ट्रक्चर उसका फॉर्मेशन नहीं रहने देती, बेसिकली हॉस्टाइल बना देगी स्पर्म्स के लिए, वहां पे हॉस्टाइल कंडीशन क्रिएट कर देती है कॉपर टी, कॉपर की रिलीज के साथ, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स,
कुछ टेबलेट्स हैं ये जो कि रिवर्सिबल मेथड में ही आती हैं. दीज आर मेड अप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है. एक एग्जांपल पढ़ा था आपने, सहेली, मेड बाय CDRI लखनऊ. एक हफ्ते में एक टेबलेट लेनी होती है ये सहेली, नॉन स्टेरॉइडल है ये. इसके अंदर क्या होता है, या तो प्रोजेस्टेरॉन है या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है. इसमें क्या होगा, अगर बॉडी में नॉर्मल हार्मोन साइकिल चल रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन अपने टाइम पे रिलीज होगा, प्लेसेंटा की डेवलपमेंट करवाएगा, इनर लाइनिंग है जो यूट्रस की वो अच्छे से मेंटेन होगी. बट द थिंग इज, अगर प्रोजेस्टेरॉन आप बाहर से ले रहे हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं, तो बॉडी का हार्मोनल साइकिल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसको नहीं पता लगेगा, क्योंकि रिसेप्टर जो है वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया आपकी बॉडी में. ठीक है, तो जो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना था वो कहीं पे लग ही नहीं पाएगा, और इसीलिए जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग, उसकी अंदर वाली जो वॉल है वो मेंटेन नहीं हो पाती. इसलिए बेबी का इम्प्लांटेशन यानी कि जायगोट इम्प्लांटेशन भी नहीं होता है. गॉट इट. इरिवर्सिबल मेथड्स में आता है वेसेक्टोमी. वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है. स्पर्म प्रोडक्शन होगा बट स्पर्म्स जो है वो यूरेथ्रा तक नहीं जा पाएंगे. तो वास डिफरेंस की कटिंग के लिए, टाई के लिए एक प्रोसेस होता है, दैट इज इरिवर्सिबल मेथड. एक बार ये होगा तो दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता. वेसेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी में फिलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर देते हैं. इसमें वास डिफरेंस को, और ट्यूबेक्टोमी में फिलोपियन ट्यूब्स को कट करके टाई कर देते हैं. ठीक है, ये फीमेल्स के अंदर है ट्यूबेक्टोमी, और वेसेक्टोमी मेल्स के अंदर. गॉट इट. ये इरिवर्सिबल मेथड है. नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एक आता है गोनोरिया. बैक्टीरियल डिजीज है ये, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही होगा ये, एक बंदे से दूसरे बंदे, यानी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को जाएगा सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, वैसे नहीं. ठीक है. सिफिलिस भी बैक्टीरियल डिजीज है. इसका कॉजेटिव एजेंट याद रखना है ट्रेपोनेमा पैलिडम. कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज जो बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसके ऊपर, तो उसमें से सिफिलिस एक है. जेनिटल हर्पिस वायरल डिजीज है, इसका वायरस है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस. ठीक है. देन क्लेमाइडियासिस बैक्टीरियल डिजीज है, कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस. जेनिटल वॉर्ट्स वायरल डिजीज है, कॉज्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस. ट्राइकोमोनियासिस पैरासिटिक डिजीज है बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस. वेजाइना में इंफेक्शन क्रिएट करता है ये पैरासाइट, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस. हेपेटाइटिस बी इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस. एंड एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर गवर्नमेंट ने और NGOs बहुत सारी इस पे बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं एड्स पे. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो जाएगा बहुत ज्यादा. इम्यूनिटी क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं. इम्यूनिटी दो टाइप के आपके पास, इनेट एंड द एक्वायर्ड. इनेट में क्या आता है, फिजिकल बैरियर्स. स्किन आपकी एक फिजिकल बैरियर है, स्किन आपको सबसे मेजर और प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आता है, जैसे आपके स्टमक में HCl है, दूसरा टीयर्स में एंजाइम होता है एक. ठीक है, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं. सेलुलर बैरियर्स में क्या होता है, सेलुलर बैरियर्स में कुछ प्रोटीन्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और साइटोकाइन बैरियर्स में आगे कुछ एंटीबॉडी प्रोडक्शन वगैरह. आपकी बॉडी में कुछ अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो डिजीज से फाइट करता है, दैट इज साइटोकाइन बैरियर्स. गॉट इट. ये तो ऑलरेडी आपके पास है, इसको लेना नहीं है कहीं से, दैट इज इनेट इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जो लेंगे, आप बाहर से एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जो ले रहे हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि बॉडी अपनी खुद की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू एंटीजेंस. एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी ने उसको एनालाइज किया, कुछ टाइम लगा उसको क्योर होने में, बट आपकी बॉडी में एक मेमोरी सेट हो गई है और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो गई है. नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी अच्छे से फाइट करेगी उसके साथ. पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जा रही है आपको, आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा इसमें एनालाइज करने का. अब वो कुछ इन्फेक्शन, अगर कुछ मेजर इन्फेक्शन है तो उसमें हम टाइम देते ही नहीं है कि पेशेंट उसमें टाइम ले और समझे उसकी बॉडी की कौन सा इन्फेक्शन है. उस टाइम पे हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज दे देते हैं ताकि हम जल्दी ठीक करें पेशेंट को. ठीक है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी. वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीज, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीज है. वायरल डिजीज कौन कॉज करता है, वायरस. फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, कॉमन कोल्ड जो कि अभी मुझे है. ठीक है, कॉज बाय द राइनो वायरस. ये सब वायरल डिजीज थे. डेंगू भी वायरस के कारण हो रहा था. ठीक है, उसका वेक्टर कौन था डेंगू का, एडीज इजिप्टाई मस्किटो. गॉट इट. देन द बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज किंगडम मोनरा के बैक्टीरिया जो करते हैं,
इसमें कॉमन एग्जाम्पल था, टेटनस भी था, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कर रहा था, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी कर रहा था। उसमें एक टाइफॉइड के लिए एक बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है, मतलब वो बहुत रिनाउंड है, दैट इज विडाल टेस्ट, याद रखेंगे। तो बैक्टीरियल डिजीज हमने कवर किए थे। हेलमिंथिक राउंड वॉर्म्स जो डिजीज करते हैं, याद आ रहा है, निमेटी हेलमिंथ्स और एस्क हेलमिंथ्स क्या कर रहे थे, ये एक तो स्कैरियासिस कर रहे थे हमारे अंदर, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स करते हैं एस्कैरियासिस। एक एलिफेंटियासिस, हाथी पांव पढ़ा था हमने, फाइलेरियल वॉर्म या फिर विचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, हेलमिंथिक डिजीज में आता है। प्रोटोजोन डिजीज में सबसे कॉमन क्या है जो बहुत मेजरली स्प्रेड भी हुआ, दैट इज मलेरिया, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज जो है वो मलेरिया करती है, प्रोटोजोन डिजीज में आता है ना। फंगल डिजीज में रिंगवॉर्म, क्या था, रिंगवॉर्म, कॉज्ड बाय डर्मोफाइटन या फिर एपिडर्मेटोफाइटन, याद है, फंगल स्पीशीज में कुछ फंजाई की स्पीशीज हमने पढ़ी थी जो कि रिंगवॉर्म करती हैं। अब फंगल डिजीज कहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों अच्छा हो, टेम्परेचर भी हाई हो और मॉइस्चर भी हो, वहाँ पे नमी हो हमारी बॉडी में, ऐसे एरिया में जहाँ पे नमी और टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पे फंगल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गॉट इट। तो ये था हमारा रिकैप जिसमें हमने प्लांट एनाटॉमी तो किया कवर, प्लांट फिजियोलॉजी भी कवर किया, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोमेटा का रोल क्या है ये सब जाना। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा मेजर पोर्शन जो है एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछा भी जाता है, ये कवर किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कुछ, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कवर किया। आज का रिकैप आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, किसी का बैकलॉग है तो उसको कवर करने की कोशिश कीजिए और फिर रिकैप अटेंड कीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, नई वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।